एक्सफोलिएशन। आइए आज हम बात करते हैं एक्सफोलिएशन के बारे में, उससे जुड़े प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। ये एक्सफोलिएशन है क्या, ये हमारे स्किन केयर रूटीन में क्यों इनकॉर्पोरेटेड है और इसे हम रेगुलर बेसिस पे क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक्सफोलिएशन के बारे में। ये एक्सफोलिएशन के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। सो बेसिकली ये एक्सफोलिएशन हमारे स्किन में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। हमारी स्किन आफ्टर एवरी 21 डेज और 2-3 वीक्स शेड ऑफ होती है और न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। जो ओल्ड डेड सेल्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं नेचुरली और न्यू सेल्स के फॉर्मेशंस होते हैं। बट ये प्रोसेस आफ्टर सम टाइम स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ एजिंग, कह लीजिए बिकॉज ऑफ सन डैमेज। तो इस प्रोसेस को रीएक्टिवेट करने के लिए हम आउटर सोर्स का यूज़ करते हैं। ये है एक्सफोलिएशन। हम मतलब कि हम आउटर सोर्स से एक्सफोलिएट करते हैं ताकि जो डेड स्किन है, डेड सेल है, जो ये प्रोसेस स्लो डाउन हुआ है, जो कि नेचुरली 2-3 वीक्स में होना चाहिए था, अब ये एक अच्छा टाइम ले रहा है या फिर रेगुलर नहीं हो रहा है, इसको रीएक्टिवेट करने के लिए हम आउटर सोर्स को यूज़ करके एक्सफोलिएट करके इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू करते हैं अपनी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए और फ्रेश लुक देने के लिए। तो बेसिकली ये एक्सफोलिएशन डिवाइडेड है 2 टाइप्स में, फिजिकली और केमिकल। तो ये फिजिकल एक्सफोलिएशन क्या है और ये केमिकल एक्सफोलिएशन क्या है। अगर फिजिकल एक्सफोलिएशन की बात करें, पहले हम समझते हैं कि ये फिजिकल एक्सफोलिएशन क्या है। तो फिजिकल एक्सफोलिएशन, अगर आपको ध्यान होगा, हमारे घरों में बहुत पहले से प्रैक्टिस हो रहा है। ये स्क्रब बेस्ड एक्सफोलिएशंस होते हैं। इसमें बहुत बार स्किन पे ब्रश यूज़ करते हैं, बहुत बार सोप्स का यूज़ किया जाता है, वो स्क्रब वाले सोप्स। तो ऐसे एक्सफोलिएट करके हमारे ऊपरी डेड सेल्स को निकाला जाता है, उन्हें फिर से रिजिनोवेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम करने के लिए बहुत बार एप्रिकॉट, वॉलनट, कॉफ़ी स्क्रब, जैसे कि वो एवरयूथ वाला स्क्रब और वो हिमालय स्क्रब आपके घरों में होगा, मेरे पास भी था। तो इस तरह के स्क्रब्स को यूज़ करके, इस तरह से कभी सॉफ्ट ब्रशेस को यूज़ करके फिजिकली एक्सफोलिएट करके हमारे स्किन को रीएक्टिवेट किया जाता है, डेड सेल्स को निकाला जाता है और न्यू सेल्स के फॉर्मेशन को रिजिनोवेट किया जाता है। वहीं अगर केमिकल एक्सफोलिएशन की बात करें तो ये केमिकल एक्सफोलिएशंस को यूज़ करने के लिए एसिड्स को यूज़ करते हैं और ये एसिड एंजाइम्स हमारे स्किन में पेनिट्रेट करके हमारे स्किन से डर्ट, इम्प्योरिटीज़, गंक, सेबम, इन सारी चीज़ों को बाहर निकालते हैं और जो भी ऑयल डिपॉजिट हुआ है, जो भी गंक, इन सारी चीज़ों को बहुत ही स्मूथली क्लीन करते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए आप इसको जस्ट लाइक ए क्रीम और जस्ट लाइक ए लोशन यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को क्लीन, डर्ट फ्री करता है। और इस प्रोसेस में किसी भी तरह के हार्श एक्टिविटीज़, स्क्रबिंग या फिर टीयरिंग, इन चीज़ों को नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत स्मूथ और बहुत शाइनी, ग्लॉसी इफेक्ट देती है। इस केमिकल एक्सफोलिएशन के अच्छे आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं और ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि एक्ने, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, एक्ने स्कार, इन चीज़ों पे भी ये काम करता है। इसके इसी एक्शंस की वजह से, इसकी इसी बेनिफिट्स की वजह से आजकल इन केमिकल एक्सफोलिएशन का क्रेज़ थोड़ा ज़्यादा है और लोग स्विच कर रहे हैं फिजिकल एक्सफोलिएशन को छोड़कर केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ। तो आइए इस केमिकल एक्सफोलिएशन को डिटेल में समझते हैं। ये हैं क्या, ये कौन कौन से हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेसिकली केमिकल एक्सफोलिएशन 2 फॉर्म में है, रेटिनॉइड और एसिड बेस। एसिड बेस की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं जो एज ए केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ हो रहे हैं। वो हैं AHA, BHA एंड PHA। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड,
बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। तो ये AHA, BHA और PHA क्या है? तो चलिए पहले AHA की अगर बात करें तो AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ये वाटर सॉल्युबल एसिड है और बेसिकली AHA 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिक एसिड शुगर केन से फॉर्म होता है, शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से इसकी पेनिट्रेशन स्किन में काफ़ी डीप होती है और बहुत फास्ट होती है। तो ये ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, बट सम टाइम ऑन ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन ये ग्लाइकोलिक एसिड सेंसिटिव हो सकता है, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर छोटे होने की वजह से ये थोड़ा सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकता है। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज आपके प्रोडक्ट का, आप जो भी एसिड यूज़ कर रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर छोटी है तो वो स्किन में डीपली पेनिट्रेट होगा, फास्ट पेनिट्रेशन होगी उसकी। और वही अगर किसी प्रोडक्ट की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ी है तो उसकी पेनिट्रेशन थोड़ी स्लो डाउन होगी और थोड़ा धीरे धीरे वो पेनिट्रेट करेगा। इससे एक सेंसिटाइजिंग फैक्टर जुड़ा है कि सपोज कोई चीज़ अगर बहुत फ्रीक्वेंट एक्शन कर दे या जल्दी पेनिट्रेट हो जाए या डीप पेनिट्रेट हो तो मे बी सम टाइम ऑन सेंसिटिव स्किन ये सेंसिटाइज कर सकता है। वही किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर बड़ा है तो उसकी सेंसिटिविटी कम होगी इसके मुकाबले। तो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ, जैसे सपोज आप एक स्ट्रेनर ले लो और उससे एक प्लेन वाटर को आप स्ट्रेन करो, तो वो प्लेन वाटर जितनी फ्रीक्वेंटली स्ट्रेन हो जाएगा, आप वही अगर उस वाटर में कुछ ऐड कर देते हो, स्मूदी फॉर्म कर देते हो, तो वो आप स्ट्रेन करोगे तो बहुत धीरे धीरे स्लोली स्ट्रेन होगा। वैसे ही अगर हम स्किन केयर में इन एसिड्स की बात करें तो जिन एसिड्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफ़ी छोटे होते हैं वो हमारे स्किन में अप्लाई होने के बाद हमारी स्किन सेल में बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत डीप तक पेनिट्रेट होता है। उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे होते हैं, बट विद सम सेंसिटिव स्किन और विद सम काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम ये सेंसिटाइजिंग फैक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो इट इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट, बेसिकली लैक्टिक एसिड, लैक्टिक इट्स फॉर्म फ्रॉम अ कर्ड, इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कर्ड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दही लगा लोगे तो आपको लैक्टिक एसिड के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लैक्टिक एसिड बनाने के लिए फॉर्मुलेशन दही से ज़रूर किया जाता है, कर्ड से ज़रूर किया जाता है, बट जब इन एसिड्स को फॉर्म किया जाता है तो इनकी जो स्पेशल एक्शंस होते हैं और इनकी जो स्पेशल केमिकल रिएक्शंस होती है उनको फॉर्म करने के लिए इनको अच्छे से प्रोसेस किया जाता है। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि आप कर्ड से लैक्टिक एसिड के फ़ायदे ले सकते हैं। लैक्टिक एसिड के लिए आपको लैक्टिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट ही लेना होगा। और लैक्टिक एसिड की बात करें तो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ग्लाइकोलिक एसिड से थोड़ी बड़ी है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड ऑन सेंसिटिव स्किन भी अच्छा काम करता है और इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है ग्लाइकोलिक एसिड से। अगर मैंडेलिक एसिड की बात करें तो मैंडेलिक एसिड की सेंसिटिविटी सबसे कम होती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबसे बड़े हैं बाकी इन दोनों से, और वो मोर पोटेंट है फॉर सेंसिटिव स्किन और फॉर सम काइंड ऑफ स्किन कंसर्न लाइक रोसेशिया, एक्ने स्किन और हाइपरपिगमेंटेड स्किन और हैविंग एनी स्किन प्रॉब्लम। तो आप मैंडेलिक एसिड से शुरू कर सकते हैं।
मैंडेलिक एसिड लेस सेंसिटिव है, इसका ये मतलब नहीं कि आप मैंडेलिक एसिड ही यूज़ करो या फिर लैक्टिक एसिड ही यूज़ करो, आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों का ये मतलब है कि आप अगर इस अपने स्किन केयर रूटीन में इन एसिड्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप मैंडेलिक एसिड से शुरू कर सकते हो, लेस पोटेंट एसिड्स ले सकते हो और लेस पोटेंट एसिड्स के इफ़ेक्ट्स अपने स्किन पे देख के, अपने स्किन पे उनके बेनिफिट्स को देखकर धीरे धीरे आप इनकी पोटेंसी, इनके एसिड्स फैक्टर्स को बढ़ा सकते हो, आप स्विच कर सकते हो। बट बेसिकली अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक लेस पोटेंट और लेस फॉर्मुलेटेड या फिर जिसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ी है जैसे कि मैंडेलिक एसिड, आप अगर उससे शुरू करो तो बेहतर होगा। तो BHA की बात करते हैं, तो ये BHA क्या है? BHA इज़ बीटा हाइड्रोक्साइड एंड ये ऑयल सोल्यूबल होता है। BHA वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो ये आपके ऑयल, सेबम, बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन पे BHA बहुत अच्छा वर्क करता है। BHA में मेनली है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जिनको भी एक्ने है उन्होंने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन को दिया जाता है। इसके इफ़ेक्ट्स भी एक्ने प्रोन स्किन पे बहुत अच्छे होते हैं। ये पोर्स पे भी काम करता है, एक्ने स्कार्स पे भी काम करता है, एक्टिव एक्नेस पे भी काम करता है। तो आप BHA को अपने स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, स्पेशली इफ़ यू हैव एक्ने स्किन। और BHA आपके स्किन को थोड़ा ड्राइनेस देता है, जिसकी वजह से आप इसे अपने स्किन में इनकॉर्पोरेट करते वक्त थोड़ा अलर्ट रहो और इसे थोड़ा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो। और कोशिश करो कि BHA को जब भी यूज़ करे तो BHA की जितनी लेस परसेंटेज हो सके उससे शुरू करें इसको इनकॉर्पोरेट करना। और वहीं अगर PHA की बात करें, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड, तो PHA एक न्यूली लॉन्च्ड एसिड है, या ऐसा कह सकते हो कि ये हमारे स्किन केयर रूटीन में या स्किन केयर रेंज में नया एसिड है। और ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी होती है और इसको यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये हर तरह के स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड है फॉर सेंसिटिव स्किन और इसको ऑल स्किन टाइप वाले भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। PHA को आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। BHA को अगर आप यूज़ डेली बेसिस पे करो इन स्टार्टिंग तो वो आपको सेंसिटाइज कर सकता है, ड्राई स्किन दे सकता है। बट PHA को आप एज ए डेली बेसिस और डेली टोनर भी यूज़ कर सकते हो। बट स्टिल दिस ऑल आर एसिड्स, सो बी अलर्ट। इनको यूज़ करने से पहले आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करो और इनको बहुत ही स्लोली अपने स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट करो। सो नाउ अगर हम रेटिनॉल की तरफ चलते हैं, थोड़ा रेटिनोइक एसिड की बात करें, तो व्हाट इज़ दिस रेटिनोइक एसिड? एक्चुअली रेटिनोइक एसिड आपको रेटिनॉल के फॉर्मुलेशन में ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है और ये आपको रेटिनॉल के फॉर्मेशन में OTC प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। रेटिनॉल को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके स्किन पे। ये मोस्टली आपके सारे स्किन कंसर्न पे काम करेगा। ये आपके एक्ने पे बेस्ट काम करेगा, ये आपके रिंकल्स पे काम करेगा, ये आपके लिए बेस्ट एंटी एजिंग है, ये आपके पिगमेंटेशन पे काम करेगा। बहुत बार ये मेलाज़मा स्किन पे भी काम करता है। रेटिनॉल एक बेस्ट प्रोडक्ट है आपको अपने स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। बट चूँकि रेटिनॉल एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है तो इसको इनकॉर्पोरेट करना भी इतना इजी नहीं है। इसको इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप रेटिनॉल को जब भी यूज़ करो, आप रेटिनॉल को बहुत स्लो हो सके तो वीक में वंस
और वीक में ट्वाइस यूज़ करने से शुरू करो। और इसकी पोटेंसी भी आप जितना कम रखो उतना अच्छा है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये आपको हेवी ड्राइनेस दे सकता है, पीलिंग ऑफ स्किन दे सकता है। और इन चीज़ों से बचने के लिए आप रेटिनॉल जब भी यूज़ करो तो आपको एक अच्छे मॉइस्चराइज़र को ज़रूर अप्लाई करना होगा। और आप जब रेटिनॉल अपने पीएम रूटीन में ऐड करोगे तो आपको दिन में सनस्क्रीन थ्रू आउट यूजिंग रेटिनॉल, और इफ़ यू आर यूजिंग रेटिनॉल तो आपको सनस्क्रीन अपनी लाइफ में एनी हाउ यूज़ करना है। और ये तो बात हो गई कि रेटिनॉल आप कैसे यूज़ करोगे और कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बट रेटिनॉल बहुत सारे केसेस में प्रोहिबिटेड भी है। जैसे कि ये आप रेटिनॉल ऐसे ही अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट ना करो तो बेहतर है। आप इसके लिए अपनी डर्मैक से एडवाइस लो, आप अपने डॉक्टर की कंसर्न के बाद ही रेटिनॉल को यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि रेटिनॉल अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी सेफ प्रोडक्ट नहीं है, लैक्टेटिंग सेफ प्रोडक्ट नहीं है। और इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट और यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट प्रेग्नेंट तो भी आप इस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको रेटिनॉल यूज़ करने से पहले अच्छे से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर की कंसर्न के बाद ही आपको रेटिनॉल जैसे प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो हमने रेटिनॉल की बात की है, हमने हाइड्रोक्सी एसिड्स की बात की, तो मैंने आपको इन एसिड्स के, इन रेटिनॉल्स के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों डिटेल किए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, केमिकल एक्सफोलिएशन प्रोसेस अच्छा लगता है, आपके स्किन पे इसके इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं तो आप इसको ऐसे ही यूज़ करना शुरू कर दो, या फिर आप इनके लिए कंसल्ट ना करो या आप कंसर्न ना हो, ऐसा नहीं है। बट इसके कॉन्स को देखते हुए आप इसको यूज़ ही ना करो, ऐसा भी नहीं है। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। आपको इन प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर से नहीं कंसल्ट कर रहे हो, ओटीसी प्रोडक्ट की तरफ ही स्विच कर रहे हो, तो बस आप इतना कोशिश करो कि आप इन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में, अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने से पहले इनके लेस पोटेंट प्रोडक्ट्स, इनकी वैसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही लेस परसेंटेज में अवेलेबल हैं, वैसे प्रोडक्ट्स को पिक करके उनसे शुरू करके और तब अपनी लाइफ में धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए तो ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स भी देंगे और बेस्ट ऑप्शन है हमारी स्किन केयर को इन्हांस करने के लिए, हमारे स्किन टेक्सचर को इन्हांस करने के लिए, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन इश्यूज से लड़ने के लिए। सो आप इन केमिकल एक्सफोलिएशंस, रेटिनॉल्स, इनका यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी केमिकल एक्सफोलिएशन और एक्सफोलिएशन से जुड़ी जर्नी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। आपको थोड़ा इजी होगा समझना कि आप कैसे केमिकली एक्सफोलिएट कर सकते हो। तो आगे इन अपकमिंग वीडियोस हम ऐसे और भी कंटेंट लाएंगे, ऐसे और भी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। आई एम हेयर टू डिस्कस some simple science of skin care. Keep loving and do support.